नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन सर्वेइंग की बात कर रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे चेन सर्वेइंग। ठीक है। चेन सर्वेइंग क्या है? मेथड ऑफ सर्वेइंग है इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन ओनली लीनियर मेजरमेंट आर टेकन इन फील्ड वर्क इज नोन एज चेन सर्वेइंग. This type of surveying is done for surveying of small to describe boundaries of plot of lands and to locate existing feature. ठीक है। इस तरह की सर्वेइंग किया जाता है स्मॉल एरिया के लिए। बाउंड्रीज लैंड्स के प्लॉट्स की जो बाउंड्रीज है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और उसमें जो फीचर्स हैं उसको लोकेट करने के लिए। ठीक है। सूटेबिलिटी ऑफ चेन सर्वेइंग की बात करें तो कब सूटेबल होता है ये? जब एरिया स्मॉल हो, ग्राउंड सरफेस जो है लेवल हो और ओपन हो विथ सिंपल डिटेल। ठीक है। एरिया इज स्मॉल एंड ग्राउंड सरफेस इज फेयरली लेवल एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल. लार्ज स्केल प्लान्स और स्मॉल स्केल मैप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. लार्ज स्केल प्लान या कि स्मॉल स्केल मैप की ज़रूरत पड़ती है इसको प्रिपेयर करने के लिए. फॉर्मेशन और वेल कंडीशन ट्राइंगल इज इजी. ठीक है। इसमें वेल कंडीशन ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन है वो इजी होता है. अब देखते हैं प्रिंसिपल्स चेन सर्वेइंग में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं. प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग क्या है? ट्राइंगुलेशन. जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में भी देखा कि जो प्रिंसिपल चेन सर्वेइंग में इन्वॉल्व होता है वो कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है? ट्राइंगुलेशन. ठीक है। एज अ ट्राइंगल इज ओनली सिंपल प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर which can be plotted from the length of the three side. Even if the angles are not known, there is no angular measurement are taken. तो चेन सर्वेइंग जैसे अपन ने देखा सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, कोई एंगुलर मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. एक्यूरेसी ऑफ चेन सर्वे इज ग्रेटर देन प्लेन टेबल सर्वे. चेन सर्वे की जो एक्यूरेसी होती है वो प्लेन टेबल सर्वे से ज़्यादा होती है. ठीक है। अब देखते हैं चेन सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होते हैं. इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेनिंग. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन चेनिंग. कौन कौन से? चेन, टेप, रेंजिंग रॉड, एरो, पेग्स, ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब, मैलेट, फ्लैग्स, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर. ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ होते हैं वो चेन सर्वेइंग में. ठीक है। इट कंसिस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लिंक्स मेड बाय गैल्वनाइज्ड आयरन. चेन जो चेन होता है उसमें गैल्वनाइज्ड आयरन की बनी हुई नंबर ऑफ लिंक्स होती है जो कि लूप में बेंड होती है और सीरीज में कनेक्टेड होती है. ठीक है। विच बेंड इनटू लूप एंड कनेक्टेड इन सीरीज. IS 1492 के अकॉर्डिंग द जॉइंट बिटवीन टू लिंक्स आर फाउंड बाय टू ओवल एंड वन सर्कुलर रिंग. IS 1492 के अकॉर्डिंग जो लिंक्स में जॉइंट्स होते हैं वो दो ओवल और एक सर्कुलर रिंग से मिलकर बने होते हैं. ठीक है। बोथ साइड ऑफ द चैन इज अटैच्ड बाय ब्रॉन्ज हैंडल. दोनों साइड में जो चैन है उसमें ब्रॉन्ज हैंडल अटैच होता है. ठीक। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. शिवल जॉइंट आर यूज बिटवीन हैंडल एंड चेन. हैंडल और चेन के बीच शिवल जॉइंट का यूज़ किया जाता है. ठीक है। आउट टू आउट लेंथ ऑफ हैंडल इज डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन. लेंथ ऑफ चेन कैसे मेज़र की जाती है? आउट टू आउट लेंथ ऑफ हैंडल. हैंडल की आउट टू आउट लेंथ मेज़र करके. सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लिंक कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर. ये है सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लिंक्स. ये कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर. ठीक है। ये है ओवल शेप, ये और जो बीच वाला होता है वो सर्कुलर शेप का होता है. ठीक है। अब देखते हैं चेन क्लास कितने टाइप्स में क्लासीफाई होती है. सबसे पहले इंजीनियर्स चेन. इसकी लेंथ होती है 100 फीट और नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100. ठीक है। इंजीनियर्स चेन की जो लेंथ होती है 100 फीट होती है, नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100. गंटर्स चेन या कि जिसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, इसकी लेंथ होती है 66 फीट और इसमें नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100. रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है 33 फीट होती है और नंबर ऑफ लिंक 60. ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये काफ़ी बारी पूछा जाता है. मेट्रिक चेन की बात करें तो अगर लेंथ 30 मीटर है तो नंबर ऑफ लिंक्स 50 होगा. लेंथ 20 मीटर है तो नंबर ऑफ लिंक्स 100 होगा. ठीक है। इसमें जो ईच लिंक की लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है. लेंथ ऑफ ईच लिंक इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. हर 5 मीटर में टैली प्रोवाइड की जाती है मेट्रिक चेन में, और ब्रास जो प्रोवाइड की जाती है वो हर मीटर में प्रोवाइड किया जाती है टैलीज प्लेस के अलावा. ठीक है। ब्रास रिंग इज प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर एक्सेप्ट टैलीज प्लेस. ठीक है। ये होगा टाइप्स ऑफ चेन. इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन, मेट्रिक चेन. ठीक है। इंजीनियर्स चेन 100 फीट का, गंटर्स चेन या कि जिसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं वो 66 फीट का, रेवेन्यू चेन 33 फीट का, और मेट्रिक चेन अगर 30 मीटर का है तो 150 लिंक होगा, 20 मीटर का है तो 100 लिंक होगा. ठीक है। अब बात करते हैं इंजीनियर्स चेन की. इंजीनियर्स चेन से रिलेटेड होता है फुट, पाउंड, सेकंड में. ठीक है। रिलेटेड टू फुट, पाउंड एंड सेकंड.
FPS सिस्टम से रिलेटेड होता है। एट एवरी 10 लिंक्स ब्रास टैग आर फास्टन, हर 10 लिंक के बाद हर 10 लिंक पे ब्रास टैग लगा होता है। ठीक है, टोटल लेंथ होती है इंजीनियर्स चेन की, अभी अपन ने देखा 100 फीट, नंबर ऑफ लिंक होता है 100, मतलब पर लिंक लेंथ 1 फीट। ठीक है, गंटस चेन जिसको सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, उस वो भी एफपीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम में होता है। गंटस चेन इज ऑल्सो नोन एज सर्वेयर चेन। इसका टोटल लेंथ होता है 66 फीट, नंबर ऑफ लिंक्स इसमें होते हैं 100, पर लिंक की जो लेंथ होती है वो 7.92 इंचेस या कि 20.12 सेंटीमीटर होता है पर लिंक लेंथ। ठीक है, 10 स्क्वायर घंटस चेन इज इक्वल टू 1 एकड़, 10 स्क्वायर घंटस चेन 1 एकड़ के बराबर होता है, 10 घंटस चेन 1 फरलॉन्ग के बराबर होता है, और 80 घंटा चेन 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, फिर रेवेन्यू चेन की बात करें तो रेवेन्यू चेन भी एफपीएस सिस्टम में होता है। दिस चेन इज मेनली यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। ये चेन मेनली कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज़ होता है। 33 फीट का होता है, इसमें 16 लिंक्स होते हैं और पर लिंक जो है वो 61.38 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 40 स्क्वायर रेवेन्यू चेन जो होता है वो 1 एकड़ के बराबर होता है, और 25 स्क्वायर रेवेन्यू चेन 1 बीघा के बराबर होता है। अब देखते हैं मैट्रिक चेन जो IS 1492 1970 में दिया गया है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज चेन इंडिया, ये इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज चेन है। मैट्रिक चेन जनरली अवेलेबल होता है 5, 10, 20 और 30 मीटर की लेंथ में। इसमें नंबर ऑफ लिंक पर मीटर लेंथ 5 लिंक्स लगे होते हैं पर मीटर लेंथ। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ होता है 30 मीटर की होती है और 20 मीटर की होती है। 30 मीटर वाले में 150 लिंक होता है और 20 मीटर वाले में 100 लिंक होता है, मतलब पर लिंक लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें ब्रास रिंग प्रोवाइड होती है एवरी मीटर, टेलीज प्लेस के अलावा हर मीटर में ब्रास रिंग प्रोवाइड की जाती है मैट्रिक चेन में। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम टॉलरेंस मैट्रिक चेन का कितना होता है। अगर लेंथ ऑफ चेन 1 मीटर है तो मैक्सिमम टॉलरेंस जो होगा वो +-2 होगा, नॉट मोर देन 0। 10 मीटर की लेंथ है तो मैक्सिमम टॉलरेंस +-3 होगा, 20 मीटर की लेंथ है तो +-5 होगा, और 30 मीटर की लेंथ है तो +-8 होगा टॉलरेंस लिमिट में, +-8 mm। ठीक है, अब देखते हैं स्टील बैंड और बैंड चेन क्या होता है। स्टील बैंड को यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ हाई प्रिसिशन वर्क। द लेंथ ऑफ स्टील बैंड इज अबाउट 20 मीटर टू 30 मीटर। जो स्टील बैंड की लेंथ होती है वो 20 मीटर से 30 मीटर के बराबर होती है। ये बहुत कॉस्टली होता है, हेंस इसको जनरल वर्क में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉस्टली सो इट इज़ नॉट यूज इन जनरल वर्क। इसकी जो विड्थ होती है 12 mm से 16 mm के बीच होती है। ब्रास की स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस होती है 0.3 से 0.6 mm। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि स्टील बैंड होता क्या है, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ चेन। ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ लेंथ चेन गेट्स अल्टर्ड, सो देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ चेन नेसेसरी। ठीक है, अब देखते हैं अगर चेन लंबी फाउंड होती है, चेन इज फाउंड टू बी लॉन्ग, तब क्या करें। क्लोजिंग द जॉइंट ऑफ द रिंग इज ओपन आउट, जो क्लोजिंग जॉइंट है रिंग की उसको ओपन कर देंगे। इलोंगेटेड रिंग्स को रीडिज़ाइन करेंगे, एक या एक से ज़्यादा सर्कुलर रिंग को रिमूव कर देंगे, वॉर्न आउट रिंग जो है उसको रिप्लेस करेंगे, और एंड लेंग्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर चेन शॉर्ट फाउंड होती है, छोटी फाउंड होती है, तब क्या करेंगे, स्ट्रेटनिंग करेंगे, फ्लैटनिंग करेंगे सर्कुलर रिंग की, जो एडिशनल सर्कुलर रिंग इंसर्ट करेंगे, और लिंक जो है एंड्स पे उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं टेप्स के बारे में। टेप्स आर यूज्ड इन सर्वेइंग टू मेजर द ऑफसेट लेंथ। टेप का यूज़ होता है सर्वेइंग में ऑफसेट लेंथ मेजर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लोप डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब देखते हैं कितने टाइप के टेप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉथ है और लिनन टेप। क्लॉथ है कि लिनन टेप। लिनन टेप एक वार्निश्ड स्ट्रिप की बनी होती है, मेड ऑफ क्लोजली वुवन लिनन। ठीक है, एक वार्निश्ड स्ट्रिप, लिनन टेप एक वार्निश स्ट्रिप होती है जो कि वुमेन क्लोज्ड स्पेस क्लोजली वुवन लिनन की बनी होती है। दिस टेप में श्रैंक एंड एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड इलोंगेटेड व्हेन पुल्ड। ये जो टेप होती है ये श्रंक हो सकती है जब मॉइस्चर पे एक्सपोज रहे, और इलोंगेशन आ सकता है इसमें जब इसको पुल किया जाए। ठीक है, इसकी विड्थ ऑफ जो स्ट्रिप होती है 12 से 15 mm की होती है, और ये कितने लेंथ्स में अवेलेबल है, 10 मीटर में अवेलेबल है, 20 मीटर में अवेलेबल है, 30 मीटर में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये है क्लॉथ और लिनन टेप जो कि वार्निश स्ट्रिप है, और किसकी बनी होती है, वुमेन लिनन की बनी होती है। अब देखते हैं मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप क्या है, एक वाटर प्रूफ क्लॉथ है। इट इज़ मेड ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ से मेजर वाटर प्रूफ क्लॉथ से बना होता है, जिसमें ब्रास और कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है एज अ इन्फोर्समेंट। ठीक है, इन विच ब्रास और कॉपर वायर्स आर यूज एज इन्फोर्समेंट। ये लिनन टेप से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल दैन लिनन टेप। इसकी जो विड्थ होती है 10 से 15 mm होती है। ठीक है, इसके कितने लेंथ्स में अवेलेबल होती है, 2 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर। ठीक है, दीज टेप आर यूज फॉर नॉर्मल एक्यूरेसी वर्क।
ये टेप यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल एक्यूरेसी वर्क के लिए। ठीक है। अब वार्निश कोटिंग हैज़ डन ओवर द टेप, टेप के ऊपर वार्निश कोटिंग की जाती है। वार्निश कोटिंग इज डन ओवर द टेप। ठीक है। स्टील टेप की बात करें तो स्टील टेप के बारे में दिया गया है IS 1270 में। ठीक है। स्टील टेबल जो है वो स्टील और स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। इसकी जो स्ट्रिप बिड्थ होती है 6 से 10 mm होती है। कितने लेंथ में? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होती है। थिकनेस कितनी होती है इसकी? 0.15 mm, 0.2 mm, 0.4 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है। इनवार टेप की बात करें तो इनवार टेप जो है वो बना होता है अलॉय से, जिसमें 36% निकल और 64% स्टील, ये ध्यान रखना है। इनवार टेप में 36% निकल और 64% स्टील होता है। ठीक है। इनवार टेप आर मेड अप ऑफ अलॉय विच कंसिस्ट ऑफ 36% ऑफ निकल एंड 64% ऑफ स्टील। इसका थर्मल कोफिशिएंट बहुत कम होता है। इट्स थर्मल कोफिशिएंट इज़ वेरी लेस। कितना होता है? 12 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये टेम्परेचर के चेंज होने से अफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर के चेंज होने से अफेक्ट नहीं होता। सेंस दीज टेप आर यूज्ड फॉर हाई प्रिसिशन ऑफ वर्क। ठीक है। क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन जो होता है बहुत कम होता है। कोफिशिएंट इज़ वेरी लेस, 12 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। और इसका जो ये जो है ये टेप, इनवार टेप, टेम्परेचर के चेंज होने से अफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इस टेप का यूज़ हाई प्रिसिशन वर्क के लिए सर्वेइंग में यूज़ होता है। हाई प्रिसिशन वर्क में यूज़ करते हैं इनवार टेप का। ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होती है? 6 mm होती है, 6 mm विड्थ होती है। और ये 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर में अवेलेबल होता है। ठीक है। इट इज़ यूज इन मोस्ट प्रिसीशन वर्क लाइक मेजरिंग बेस लाइन। बहुत ही प्रिसीशन वर्क में यूज़ होता है इसका। इट इज़ यूज इन मोस्ट प्रिसीशन वर्क, जैसे बेस लाइन को मेज़र करने में। ठीक है। इसमें जो क्रीप का इफेक्ट होता है बहुत ही कम होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ही कॉस्टली होता है इनवार टेप, जिसकी वजह से जनरल वर्क के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है इनवार टेप, फिर होता है स्टील टेप, फिर मेटेलिक टेप, फिर लिनन टेप। ठीक है। इनवार टेप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, फिर उससे कम स्टील टेप एक्यूरेट होता है, फिर मेटेलिक टेप एक्यूरेट होता है और फिर लिनन टेप। ठीक है। अब बात करते हैं फाइबर टेप की। फाइबर टेप का जनरली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वर्क्स के लिए, क्योंकि इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है। ठीक है। फाइबर टेप इज जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वर्क्स बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देखते हैं रेंजिंग रॉड क्या होता है। रेंजिंग रॉड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रेंजिंग बिटवीन 2 स्टेशन पॉइंट, 2 स्टेशन पॉइंट के बीच रेंजिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको फ्लैग पोल या कि लाइनिंग रॉड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैग पोल और लाइनिंग रॉड, फ्लैग पोल या कि लाइनिंग रॉड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये हर 20 सेंटीमीटर में पेंट किया जाता है वाइट बैंड्स में ऑफ रेड एंड वाइट। अल्टरनेट रेड एंड वाइट पेंट होता है, ये ऐसा होता है। इसके बैंड होते हैं अल्टरनेट रेड और वाइट, पेंटेड रहता है विथ 20 सेंटीमीटर, हर 20 सेंटीमीटर में। ठीक है। इट इज़ पेंटेड विथ 20 सेंटीमीटर वाइट बैंड्स ऑफ रेड एंड वाइट अल्टरनेट। ठीक है। ये है रेंजिंग रॉड। ये 20 सेंटीमीटर को पेंट किया गया रेड, ये 20 सेंटीमीटर वाइट, फिर 20 सेंटीमीटर रेड, फिर 20 सेंटीमीटर वाइट, और ये लास्ट में मेटेलिक शू लगा रहता है। ठीक है। ये रेंजिंग रॉड है और ये ऑफसेट रॉड है। इसके बारे में दिया गया है IS 2288 1963 में। इसकी लेंथ जो होती है तो 2 से 3 मीटर होती है। डाया इसका 30 mm होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। लेंथ होती है 2 से 3 मीटर, डाया होता है 30 mm। इस 200 मीटर से विजिबल होता है, अप टू 200 मीटर तक ये विजिबल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑफसेट रॉड की। ऑफसेट रॉड जो है रेंजिंग रॉड के सिमिलर ही होता है, बस एक एक्सेप्शन होता है इसमें कि फ्लैग नहीं लगा होता। ठीक है। इंस्टेड ऑफ फ्लैग, वन एक्सेप्शन दैट इंस्टेड ऑफ फ्लैग, फ्लैग की जगह भी इसमें क्या लगा था? लगा होता है एक रिसेस्ड हुक लगा होता है ओपन रिंग के साथ अपर एंड पे टू पुल द चेन। ठीक है। जैसे इसमें फ्लैग लगा है, ऑफसेट रॉड में फ्लैग नहीं लगा रहता, एक रिसेस्ड हुक लगा होता है, एक हुक लगा होता है ताकि जिसमें ओपन रिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि ये चेन को पुल कर सके। इसकी जो लेंथ होती है 2 मीटर होती है और रेंजिंग रॉड की लेंथ 2 से 3 मीटर होती थी। ठीक है। अब देखते हैं रेंजिंग पोल।
रेंजिंग पोल क्या होता है? रेंजिंग पोल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रॉम स्टील एंड वुड। रेंजिंग पोल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील एंड वुड आर आइडल फॉर मेकिंग आउटलाइंस। इसका यूज़ किया जाता है आउटलाइंस को मार्क करने के लिए, अलाइनमेंट और बाउंड्री एरियाज को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेंजिंग पोल्स आर यूज्ड इन हाई इरेगुलर टोपोग्राफिकल रीजन, जहाँ पे बहुत ही इरेगुलरिटी होती है टोपोग्राफी में, वहाँ पे यूज़ किया जाता है रेंजिंग पोल। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 4 से 8 मीटर होती है। डाया होती है 6 to 10 सेंटीमीटर, 6 to 10 सेंटीमीटर डाया होती है। और ये 400 से 500 मीटर तक से विजिबल होता है। ठीक है, 400 से 500 मीटर की दूरी से भी विजिबल होता है रेंजिंग पोल। ठीक है, अब बात करते हैं एरो और मार्किंग पिन की। एरो या कि मार्किंग पिन। एरो जो बना होता है गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का, जिसका यूज़ करते हैं टू मार्क द एंड पॉइंट ऑफ चेन और इंटरमीडिएट स्टेशन। इसका जो लूप डाया होता है 50 mm का होता है, लेंथ होता है 400 ± 5 mm। ठीक है, ये हो गया एरो। अब देखते हैं पैक क्या होता है। पैक का यूज़ किया जाता है पोजीशन, मेन स्टेशन के पोजीशन को मार्क करने के लिए। ठीक है, या कि टर्मिनल पॉइंट को मार्क करने के लिए, जो कि सर्वे लाइन में होता है। ठीक है, ये कितने लेंथ का होता है? इट इज़ 2/3 लेंथ शुड बी इट्स 2/3 लेंथ शुड बी अंडर द सरफेस एंड रेस्ट ओवर द सरफेस। इसकी जो 2/3 लेंथ है पैक की, ऐसा होता है पैक। इसकी जो 2/3 लेंथ है 2/3 L, वो अंडर द सरफेस होती है और रेस्ट जो होती है ऊपर होती है। ठीक है, एंड जो रेस्ट L/3 है ऊपर होगा पैक के। इस तरह का पैक होता है वुडन। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 25 × 25 या कि 30 × 30 मीटर, 25 मीटर mm² या कि 30 mm² के क्रॉस सेक्शन होता है वुडन पैक का। इसकी जो लेंथ होती है 150 mm होती है। ठीक है, मैलेट की बात करें तो यूज़ किया जाता है टू इम्पार्टिंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के लिए मैलेट का यूज़ किया जाता है। फ्लैग को टॉप ऑफ रेंजिंग रॉड में लगाया जाता है। इसका यूज़ होता है टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ रेंजिंग रॉड की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है फ्लैग का। और ऑल्सो इसका यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग स्टेशन। ठीक है, अब देखते हैं 90 डिग्री एंगल मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है टू सेट आउट परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर ऑफसेट। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच या कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। सबसे पहले बात करते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ की। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ है जिसका यूज़ किया जाता है 90 डिग्री एंगल या कि राइट एंगल को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इस देयर इज़ 2 लाइन ऑफ साइट इन ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ में 2 लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, ये ओपन क्रॉस स्टाफ है का डायग्राम क्या है? ओपन क्रॉस स्टाफ है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर आता है फ्रेंच या कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो ऑक्टागोनल बॉक्स। इसमें एक हॉलो ऑक्टागोनल बॉक्स होता है जिसमें सिल्ट होता है, जिसमें कट होता है हर फेस में। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री एंगल मेज़र करने के लिए। 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री एंगल मेज़र करने के लिए। द एक्यूरेसी ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ इज लेस देन ओपन क्रॉस स्टाफ। जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की एक्यूरेसी होती है वो कम होती है ओपन क्रॉस स्टाफ की एक्यूरेसी से। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइट होती है 4 नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में, फ्रेंच या कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ में ये होता है फ्रेंच या कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ। ये ऑक्टागोनल शेप का बॉक्स बना है। फिर आता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। इसका यूज़ किया जाता है किसी भी एंगल और किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल मेजर करने के लिए। इट इज़ यूज टू सेट आउट एनी एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओपन क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री एंगल को मेजर करता था। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंगल को मेजर करता था। और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ किसी भी एंगल को मेज़र कर सकता है और किसी भी एंगल के किसी भी मैग्नीट्यूड को मेज़र कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर की। ऑप्टिकल स्क्वायर एक हैंड इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है टू सेटिंग और चेकिंग आउट राइट एंगल। ठीक है, देखो कितनी बार आया ये। फिर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ऑप्टिकल स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन होता है उस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है? डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और
रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है ऑप्टिकल स्क्वायर में. द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज केप्ट 45 डिग्री. एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 थीटा. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंडेक्स ग्लास और हॉरिजॉन्टल के बीच कितना एंगल होगा, 45 डिग्री. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच एंगल 45 डिग्री और हॉरिजॉन्टल और इंडेक्स ग्लास के बीच इंटरसेक्शन 45 डिग्री. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना एंगल, 2 थीटा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्लास जो होता है वो हाफ सिल्वर्ड होता है, एच हाफ सिल्वर्ड. जो इंडेक्स ग्लास होता है वो फुली सिल्वर्ड होता है. हॉरिजॉन्टल ग्लास एच हाफ सिल्वर्ड और इंडेक्स ग्लास फुली सिल्वर्ड. ठीक है, ये ऑप्टिकल स्क्वायर राउंड शेप का, ये भी ऑप्टिकल स्क्वायर. अब बात करते हैं प्रिज्म स्क्वायर की. प्रिज्म स्क्वायर क्या है? ठीक है, ये सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस पे ऑप्टिकल स्क्वायर वर्क करता है. किस पे? डबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे. इसका यूज़ किया जाता है टू सेट आउट लाइन एट 90 डिग्री. इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रिसाइज होता है और ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ प्रिसाइज एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये हो गया प्रिज्म स्क्वायर. साइड स्क्वायर क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है सिर्फ 90 डिग्री एंगल को सेट करने के लिए. यूज्ड ओनली फॉर सेटिंग आउट 90 डिग्री. अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग. चेन सर्वेइंग एक सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्वेइंग है. द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग क्या होता है? ट्रायंगुलेशन, जो कि अपने ने पहले भी पढ़ा. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, दैट एरिया टू बी सर्वेड इज डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल. इसका मतलब है कि जो एरिया सर्वे किया जाएगा उसको नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे. विच शुड बी वेल कंडीशन, जो कि वेल कंडीशनड होगा. in which in chain surveying the side of the triangles are measured directly on the field by chain और tape. चेन सर्वेइंग में जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स के उसको डायरेक्टली मेजर करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ चेन या कि टेप. ठीक है, वेल कंडीशन ट्राइंगल क्या होता है? वेल कंडीशन ट्राइंगल उसको बोलते हैं जब कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा बड़ा ना हो. ठीक है, मतलब कोई भी एंगल 30 डिग्री से छोटा ना हो और 120 डिग्री से बड़ा ना हो. और मोस्ट एक्यूरेट ट्राइंगल जो फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का फॉर्म होता है? 56 डिग्री 14 मिनट. ठीक है, अ ट्राइंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशन ट्राइंगल व्हेन एनी एंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री. मोस्ट एक्यूरेट ट्राइंगल इज फॉर्म 56 डिग्री 14 मिनट. 56 डिग्री 14 मिनट पे मोस्ट एक्यूरेट ट्राइंगल फॉर्म होता है. ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजर चेन सर्वेइंग का. ठीक है, तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले रिकोनेंस सर्वे करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे स्टेशन को और मार्किंग करेंगे, फिर लोकेट करेंगे स्टेशन को, फिर रेंजिंग करेंगे स्टेशन के बीच, फिर चेनिंग करेंगे, फिर ऑफसेटिंग करेंगे, फिर फील्ड बुक्स मेंटेन करेंगे और फिर प्लॉट कर देंगे. ठीक है, तो ये सीक्वेंस. रिकनेंस करेंगे, सिलेक्शन ऑफ स्टेशन, लोकेशन ऑफ स्टेशन, रेंजिंग बिटवीन स्टेशन, चेनिंग, ऑफसेटिंग, फील्ड बुक एंड प्लॉटिंग. ठीक है, रिकनेंस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंड. प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन लैंड पे जो किया जाता है उसी को बोलते हैं रिकनेंस सर्वे. फिर रेंजिंग एक प्रोसेस है टू स्टेबलाइजिंग मेनी इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू स्टेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में मेनी बहुत सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करना दो स्टेशन के बीच में, उसको बोलते हैं रेंजिंग. ठीक है, कितने टाइप की रेंजिंग होती है? सबसे पहले होता है डायरेक्ट रेंजिंग. डायरेक्ट रेंजिंग को किया जाता है जब दोनों एंड्स बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्वे लाइन इंटरविजिबल होता है. डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं जब दोनों पॉइंट्स स्टेशन के आपस में देखे जा सकते हैं. ठीक है, इसमें मिनिमम रेंजिंग ऑफ रॉड कितने यूज़ होते हैं? 3. ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग को दो मेथड्स करते हैं, बाय आई साइटिंग एंड बाय लाइन रेंजर. ठीक है, ये होता है लाइन रेंजर और दूसरा मेथड क्या होता है? आंखों से देख के. ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग को दो तरह से करते हैं, बाय आई साइटिंग एंड लाइन रेंजर. अब दूसरा मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड. जब दोनों एंड ऑफ सर्वे इंटरविजिबल नहीं होते तब इनडायरेक्ट रेंजिंग किया जाता है. इसको रेसिप्रोकल रेंजिंग भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड 4 रिक्वायर्ड होते हैं और डायरेक्ट रेंजिंग में कितने रिक्वायर्ड होते थे? 3. ठीक है, अब देखते हैं मेन सर्वे स्टेशन क्या होता है. मेन स्टेशन क्या है? मेन स्टेशन आर द एंड्स ऑफ द लाइन विच कमांड द बाउंड्री ऑफ द सर्वे. द लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे. मेन स्टेशन क्या है? लाइन का एंड है जहाँ पे बाउंड्री सर्वे से कमांड दिया जाता है, ये मेन स्टेशन से. और वो लाइन जो मेन स्टेशन को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन. ठीक है,
जैसे ये दो मेन स्टेशन को ज्वाइन कर रहा है, इसको बोलेंगे मेन सर्वे लाइन। ठीक है, फिर है टाई स्टेशन, या जिसको सब्सिडरी भी बोलते हैं, सब्सिडरी या कि टाई स्टेशन। एन एडिशनल पॉइंट सेलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइन टू रन टाई लाइन। एक एडिशनल पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है मेन सर्वे लाइन पे, ताकि उस पर टाई लाइन रन किया जा सके। फॉर डिवाइडिंग द एरिया इनटू ट्राइंगल, ताकि जो एरिया है उसको ट्राइंगल के फॉर्म में डिवाइड कर किया जा सके। ठीक है, तो उस लाइन को बोलते हैं, और उस लाइन को, उस स्टेशन को जो ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं टाई लाइन। और ट्राइंगल में क्यों कन्वर्ट करना है? फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड लोकेटिंग इंटीरियर एंगल। ठीक है, और जो टाई स्टेशन को ज्वाइन करेगा उसको बोल देंगे टाई लाइन। टाई स्टेशन इज अ पॉइंट टू प्रोवाइड एडिशनल रेस टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर आता है सब्सिडरी या एक्सिलरी या कि टाई लाइन। वही द लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन फॉर टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम इट इज नोन एज टाई लाइन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टाई लाइन का? टू टेक द डिटेल्स ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉन्ग सॉफ्टवेयर। लॉन्ग ऑफसेट को अवॉइड करने के लिए जो नियर ऑब्जेक्ट्स के डिटेल है उसको लेना मेन ऑब्जेक्ट होता है टाई लाइन का। ठीक है, टाई लाइन ज्वाइन द सम फिक्स स्टेशन ऑन मेन सर्वे लाइन। टाई लाइन ज्वाइन करता है कुछ फिक्स स्टेशन जो कि मेन सर्वे लाइन पे होते हैं। ठीक है, फिर आता है बेस लाइन। बेस लाइन क्या है? इट इज़ लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन, जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है। जैसे ये लाइन लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है, ये लाइन होगी बेस लाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन रन थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज नोन एज बेस लाइन। इनवार टेप का यूज किया जाता है इस लाइन को मेजर करने के लिए। इनवार टेप आर यूज फॉर द मेजरमेंट विद वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, फिर आता है चेक और प्रूफ लाइंस। चेक लाइन या कि प्रूफ लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ ट्राइंगल टू सम फिक्स पॉइंट्स ऑन एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज चेक लाइन। वो लाइन जो एपेक्स, ट्राइंगल के एपेक्स को ज्वाइन करता है किसी भी फिक्स पॉइंट से, किसी टू सम फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट से किसी भी दो साइड ऑफ ट्राइंगल से, उसको बोलते हैं चेक लाइन। अ चेक लाइन इज मेजर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्राइंगल। चेक लाइन का काम होता है फ्रेमवर्क ऑफ द ट्राइंगल के एक्यूरेसी को मेजर करना। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये लाइन हो गई चेक लाइन। इट इज़ यूज टू चेक द एक्यूरेसी। ठीक है, तो चेक लाइन या कि प्रूफ लाइन क्या हो गई? ये लाइन एपेक्स ऑफ द ट्राइंगल को ज्वाइन करता है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से ऑन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एपेक्स ऑफ ट्राइंगल को ज्वाइन करता है किसी भी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से ऑन एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका यूज होता है चेक लाइन इज मेजर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, फिर आती ही बात ऑफसेट की। ऑफसेट क्या है? इट इज़ द लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द सर्वे लाइन टू द फिक्स पोजीशन ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट। ऑफसेट एक लेटरल मेजरमेंट है सर्वे लाइन से, ठीक है, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट, ताकि वेरियस ऑब्जेक्ट्स के जो पोजीशन है उनको फिक्स किया जा सके। अब ऑफसेट के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ बेस ऑफसेट। लेंथ बेस ऑफसेट में सबसे पहले आता है शॉर्ट ऑफसेट। वो ऑफसेट जिसकी लेंथ 15 मीटर या उससे कम होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफसेट। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट ऑफसेट होती है उसके लॉन्ग ऑफसेट से एक्यूरेसी बेटर होती है। लॉन्ग ऑफसेट क्या होगा? जिसकी लेंथ 15 मीटर से ज़्यादा होती है उसको लॉन्ग ऑफसेट बोल देंगे। ठीक है, अब ऑफसेट देखते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन। सबसे पहले परपेंडिकुलर ऑफसेट। द डिस्टेंसेस मेजर्ड एट राइट एंगल टू द चेन लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर नोन एज परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर ऑफसेट। ठीक है, जब चेन लाइन से ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस मेज़र किया जाए वो राइट एंगल में मेज़र करना हो, तब परपेंडिकुलर ऑफसेट का यूज़ किया जाता है। उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर या कि रेक्टेंगुलर या कि राइट ऑफसेट। ठीक है, परपेंडिकुलर या कि रेक्टेंगुलर या कि राइट ऑफसेट। फिर आता है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑल द ऑफसेट विच आर नॉट टेकन एट राइट एंगल टू द चेन आर नोन एज ऑब्लिक ऑफसेट। वो सारे ऑफसेट जिसको जो चेन लाइन से राइट एंगल पे नहीं लिए गए उनको बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, वो सारे ऑफसेट जो चेन लाइन से राइट एंगल पे नहीं लेके किसी और एंगल पे लिए गए उनको बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। अब देखते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। एरर इन लेंथ एंड डायरेक्शन। सम टाइम द एरर इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑफसेट ऑल्सो ऑकर। कभी कभी लेंथ को मेजर करने पे एरर लेंथ, ऑफसेट की लेंथ को मेजर करने में एरर भी आ जाता है। ठीक है, उसी एरर की अब बात करते हैं। लेंथ ऑफ एरर ऑन द ग्राउंड एल साइन थीटा एरर है। लेट लेट अस एज्यूम करते हैं कि जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर, तो लेंथ ऑफ एरर ड्राइंग एल साइन थीटा बाई एस हो जाएगा। तो जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट होगा वो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू 0.025 एस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। फिर बात करते हैं कि फील्ड बुक क्या होती है।
द फील्ड मेजरमेंट लाइक चेन और टेप, वो फील्ड मेजरमेंट जैसे कि चेन या कि टेप मेजरमेंट, स्केचेस और रिलेवेंट नोट्स जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस जिस नोटबुक पे, उसको बोलते हैं फील्ड बुक। इसकी साइज होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, और ये लेंथ वाइज ओपन होता है। ठीक है, अब कितने तरह के फील्ड बुक होते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन फील्ड बुक। इसमें हर पेज जो होता है, एवरी पेज ऑफ दिस काइंड ऑफ फील्ड बुक हैज अ सिंगल रेड लाइन रूल डाउन द मिडिल। हर पेज में एक सिंगल रेड लाइन रूल होता है। ठीक है, हर पेज में सिंगल रेड लाइन होता है मिडिल से। ठीक है, फिर आता है डबल लाइन फील्ड बुक। ये सिंगल लाइन ऑफ फील्ड बुक के सिमिलर ही है, बस इसमें एक फ़र्क ये है कि जो सिंगल रेड लाइन सेंटर पे था सिंगल लाइन फील्ड बुक में, वो नहीं होके इसमें दो ब्लू या कि दो रेड लाइन होता है 1.5 सेंटीमीटर आपस से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पे। वो मिडिल ऑफ ईच पेज पे रूल्ड होता है। जैसे एक पेज है, यहाँ पे दो लाइन होगा, इसमें दो ब्लू या कि दो रेड, इसकी जो दूरी होगी आपस में 1.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हो गया डबल लाइन फील्ड बुक। मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन सर्वे वर्क, मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है सर्वे वर्क में। ठीक है, ये हो गई लाइन ए बी स्टेशन की। अभी एक सर्वे दिया गया है कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्विंग एंड देयर रेमेडीज। अब देखते हैं चेन सर्विंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल आता है और उसकी रेमेडीज क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग। इन दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल द एंड्स ऑफ द लाइंस आर नॉट इंटरविजिबल। इस तरह के ऑब्स्टेकल में जो लाइन के एंड्स हैं वो इंटरविजिबल नहीं होते। क्यों इंटरविजिबल नहीं होते? ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड, हिल और जंगल बीच में आ जाता है, दो स्टेशन के बीच में जंगल आ जाता है, हिल आ जाता है, कोई ऊंचाई आ जाती है। ठीक है, ये दो केस में अराइज होते हैं। हियर दो केस अराइज होते हैं। पहला केस क्या है? बोथ एंड्स में बी विजिबल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन सच एज इन केस ऑफ हिल। पहला केस ये है कि दोनों स्टेशन विजिबल तो हैं लेकिन किसी दूसरे इंटरमीडिएट पॉइंट से, और ये जनरली ये केस ऑब्जर्व होता है हिल में। ठीक है, कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट से दोनों स्टेशन इंटरविजिबल है। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या है? बोथ एंड्स में नॉट बी विजिबल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट सच एज इन केस ऑफ जंगल। ठीक है, दूसरा केस ये है कि दोनों स्टेशंस किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट से भी नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि ये केस अराइज होता है जंगल में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल में बी क्रॉस्ड ओवर बाई रैंडम लाइन मेथड। इस टाइप का ऑब्स्टेकल जो है उसको अपन क्रॉस ओवर करते हैं रैंडम लाइन मेथड से। ठीक है, अब देखते हैं, ये था ऑब्स्टेकल इन रेंजिंग। अब बात करते हैं ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। चेनिंग में क्या ऑब्स्टेकल आता है? एंड ऑफ द लाइन विजिबल होता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन, एंड ऑफ द लाइंस आर विजिबल बट चेनिंग करने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। इसके भी दो केस अराइज होते हैं। पहला केस क्या है? व्हेन द ऑब्स्टेकल्स कैन बी चेन्ड अराउंड, मतलब ऑब्स्टेकल जो है वो उसको अराउंड टाइप की चीज़ें हो। ठीक है, पॉन्ड में जो ऑब्स्टेकल आता है जनरली वो केस वन पे बनता है। ऑब्स्टेकल जो है उसको चेनिंग तो किया जा सकता है लेकिन वो फिर भी एक ऑब्स्टेकल है। जैसे कि क्या हो गया? पॉन्ड। और जिसमें चेनिंग ना किया जा सके, व्हेन ऑब्स्टेकल कैन नॉट बी चेन्ड अराउंड, उसको, जैसे कि रिवर हो गया, एक बड़ा रिवर। ठीक है, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं चेनिंग के दौरान। अब देखते हैं ऑब्स्टेकल बोथ इन रेंजिंग एंड चेनिंग। अब वो ऑब्स्टेकल जो कि चेनिंग में भी दिक्कत देगी और रेंजिंग में भी दिक्कत देगी। द प्रॉब्लम इन दिस केस कंसिस्ट बोथ इन प्रोलॉन्गिंग द लाइन बियॉन्ड द ऑब्स्टेकल एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस अक्रॉस इट। जैसे कि बिल्डिंग बीच में आ गई तो ना चेनिंग करना मुश्किल हो जाएगा और एक दूसरे स्टेशन के बीच में देखना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एरर इन मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट इन सर्वेइंग। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर में अराइज ड्यू टू फॉल्टी और इम्परफेक्शन एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट या कि इम्परफेक्टली एडजस्ट, इंस्ट्रूमेंट को इम्परफेक्टली एडजस्ट करने की वजह से जो एरर अराइज होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका एग्जांपल क्या है? एक टेप जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई हो या कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई हो ओवर द टाइम। फिर आता है पर्सनल एरर। ये एरर अराइज होता है ड्यू टू ह्यूमन साइड में कोई गलती हो गई देखने में, ऑब्जर्व करने में, टच इन मैनिपुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको छू दिया गया, तो ये जो एरर है वो पर्सनल एरर है। फिर आता है नेचुरल एरर।
एरर में ऑल्सो भी ड्यू टू वेरिएशन इन नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि टेम्परेचर की वजह से एरर आ गई, ह्यूमिडिटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, विंड, रिफ्रैक्शन और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वजह से एरर आ गई, उस एरर को बोलेंगे नेचुरल एरर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। इन केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट एरर में बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। लीनियर मेजरमेंट में जो एरर क्लासीफाई किए जाते हैं वो 3 तरह की एरर क्लासीफाई की जाती है, जिसमें से पहली है कंपनसेटिव या कि एक्सीडेंटल एरर। व्हेन एरर्स नॉट ऑकर इन सेम डायरेक्शन इन द चेन सर्वेइंग इज कॉल्ड कंपनसेटिव एरर। जब एरर सेम डायरेक्शन में, चेन सर्वेइंग के सेम डायरेक्शन में ना ऑकर हो तो उसको बोलते हैं कंपनसेटिव एरर। कंपनसेटिव एरर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एल के। ठीक है, फिर आता है मिस्टेक। मिस्टेक वो एरर है जो अराइज होता है इन अटेंशन की वजह से, अनएक्सपीरियंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से और कन्फ्यूजन की वजह से। ठीक है, ऑब्जर्वर के माइंड में जो कन्फ्यूजन हो, केयरलेसनेस हो, ऑब्जर्वर की अनएक्सपीरियंस हो, उसकी वजह से मिस्टेक एरर ऑब्जर्व होती है। फिर आता है क्यूमुलेटिव या कि जिसको सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं। कंपनसेटिव एरर को एक्सीडेंटल एरर बोलते हैं और क्यूमुलेटिव या कि सिस्टमैटिक एरर क्यूमुलेटिव को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑकर होता है सेम या कि एक ही डायरेक्शन पे चेनिंग के, जिधर चेनिंग हो रही है। इट ऑकर इन द सेम और वन डायरेक्शन एंड टेंड टू एक्यूमुलेट इन चेनिंग, और ये आखिरी में एक्यूमुलेट होता है चेनिंग में। जो क्यूमुलेटिव एरर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। क्यूमुलेटिव या कि सिस्टमैटिक एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कंपनसेटिव एरर या कि एक्सीडेंटल एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। ठीक है, अब कुछ टाइप ऑफ एरर देखते हैं जो डिफरेंट केस ऑफ सर्वेइंग में ऑकर होते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप, क्यूमुलेटिव एरर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। बैड रेंजिंग, क्यूमुलेटिव एरर। टाइप टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, क्यूमुलेटिव एरर। टेप नॉट स्ट्रेच टाइट एंड स्ट्रेट बट बोथ एंड्स इन लाइन, क्यूमुलेटिव एरर। एरर ड्यू टू टेम्परेचर, क्यूमुलेटिव। वेरिएशन इन पुल, पुल में वेरिएशन है, कंपनसेटिंग। एरर ड्यू टू सैग, क्यूमुलेटिव। एरर इन मेकिंग टेप लेंथ्स, कंपनसेटिव। डिस्टर्बिंग एरो आफ्टर दे सेट, इसको ब्लंडर बोलेंगे। सेट के बाद डिस्टर्ब करना ब्लंडर हो गया। रीडिंग को पढ़ने में, टेप में जो रीडिंग है उसको पढ़ने में एरर, मिस्टेक होगा। इनकरेक्ट काउंटिंग, ब्लंडर। केयरलेस होल्डिंग, कंपनसेटिंग। ठीक है, तो ये कुछ कंपनसेटिंग और क्यूमुलेटिव एरर है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देखे रहना। करेक्शन इन लेंथ, करेक्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट चेन लेंथ अपॉन स्टैंडर्ड चेन लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, इनकरेक्ट चेन लेंथ अपॉन स्टैंडर्ड चेन लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ। अब करेक्शन इन एरिया, इनकरेक्ट लेंथ अपॉन करेक्टेड लेंथ का होल स्क्वायर इनटू इनकरेक्ट एरिया। ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर इनटू इनकरेक्ट एरिया। करेक्शन इन वॉल्यूम, इनकरेक्ट लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ का होल क्यूब इनटू इनकरेक्ट वॉल्यूम। जो ट्रू एरर होता है, ट्रू एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और करेक्शन क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ट्रू एरर और मेजर, और ट्रू एरर और करेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब कुछ टेप करेक्शंस हैं। लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो एरर नेगेटिव होगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा। लेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो एरर पॉजिटिव होगा, करेक्शन नेगेटिव होगा। एल बाई एल डैश, इनमें से एक याद रखना है, डिक्रीज वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज होगा तो एरर, एरर नेगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरर नेगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव। पुल बढ़ेगा तो एरर नेगेटिव, करेक्शन पॉजिटिव। जब कभी इंक्रीज होगा तो एरर नेगेटिव होगी और करेक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे लेंथ, टेम्परेचर और पुल बस वो चीज़ है जो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो जब कभी इंक्रीज होगा तो एरर नेगेटिव होगा और करेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अल्फा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल, पुल और टेंशन का फॉर्मूला पी एम माइनस पी नॉट अपॉन ए इंटू एल। फिर सैग एरर में ऑलवेज पॉजिटिव होती है और करेक्शन में ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, स्लोप एरर में ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्शन में ऑलवेज नेगेटिव। बैड रेंजिंग एरर में ऑलवेज पॉजिटिव एंड करेक्शन में ऑलवेज नेगेटिव। या कि अपन ऐसे याद कर लें कि डिक्रीज में हमेशा एरर पॉजिटिव, डिक्रीज में हमेशा एरर पॉजिटिव और करेक्शन हमेशा नेगेटिव। तो डिक्रीज का याद रखें लेंथ, टेम्परेचर और पुल में, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा एरर, और सैग, स्लोप और बैड रेंजिंग में एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सैग, स्लोप और बैड रेंजिंग में एरर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी एम स्क्वायर।
एच स्क्वायर बाय 2L साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी स्क्वायर बाय 2L। ठीक है। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या है, एक्सीडेंटल एरर फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें जो एक्सीडेंटल एरर है वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। दिस लॉ डिफाइंस द ऑकरेंस ऑफ एरर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ प्रिसिशन ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है। इस लॉ में क्या है कि ऑकरेंस ऑफ एरर होता है और उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक इक्वेशन में फॉर कंप्यूटिंग द प्रोबेबल वैल्यू या कि प्रेसिशन ऑफ क्वांटिटी के लिए। ठीक है। फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज द वैल्यू विच हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू। वो वैल्यू जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ट्रू होने के किसी और अदर वैल्यू के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है। प्रोबेबल एरर की बात करें, प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन 0.6475 सिग्मा भी स्क्वायर अपॉन n-1, 0.6745 सिग्मा भी अंडर रूट सिग्मा भी स्क्वायर अपॉन n-1। प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन, तो ये क्या होगा 0.6745 अंडर रूट सिग्मा भी स्क्वायर अपॉन n-1। कुल मिला के प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन अपॉन अंडर रूट n, ये हो जाएगा प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, जहाँ भी क्या है, भी है डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड द मीन ऑफ द सीरीज। ठीक है। मीन ऑफ द सीरीज और किसी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस के, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वी होगा। फिर आता है परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर क्या है, द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉज एरर इन मेजरमेंट आर कॉल्ड परमिसिबल एरर। वो लिमिट एक्यूरेसी की वो लिमिट किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो एरर करना जितना परमिसिबल हो, सिंपल भाषा में जो परमिसिबल वैल्यू है एरर की, उसको बोलते हैं परमिसिबल एरर। ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चेनिंग में बात करें तो रफ और हिली ग्राउंड के लिए जो परमिसिबल एरर होता है 1 in 250 होता है। ठीक है। ऑर्डिनरी चेन सर्वेइंग में 1 in 1000। फॉर ग्रेट एक्यूरेसी वेयर स्टील टेप या स्टील बैंड का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 1/2000। ठीक है। ये परमिसिबल एरर है। रफ और हिली ग्राउंड के लिए 1 in 250, ऑर्डिनरी चेन सर्वेइंग में 1 in 1000। फॉर ग्रेट एक्यूरेसी वेयर स्टील टेप और स्टील बैंड का यूज़ हो, वहाँ 1 in 2000। ठीक है। जब स्टैंडर्डाइज स्टील और इनवार टेप का यूज़ किया जाए एंड करेक्शन फॉर पुल टेम्परेचर और सैग और स्लोप का अप्लाइड हो, तो परमिसिबल एरर 1/5000 हो जाता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है परमिसिबल एरर को। रफ और हिली ग्राउंड में 1 in 250, ऑर्डिनरी चेन सर्वे में 1 in 1000। और वो सर्वे ग्रेट एक्यूरेसी जहाँ डिज़ायर्ड हो, जहाँ पे स्टील टेप और स्टील बैंड का यूज़ हो रहा हो, तो उस वहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी 1 in 2000 होगी। ठीक है। और जहाँ पे स्टैंडर्डाइज स्टील और या कि इनवार्ड टेप का यूज़ हो रहा हो, कब, जब फॉर करेक्शन ऑफ पुल टेम्परेचर और सैग स्लोप एक्सेट्रा, तब परमिसिबल एरर जो होती है 1 in 5000 होती है। अब बात करते हैं चेनिंग ऑन अनइवन और या कि स्लोपिंग ग्राउंड में। ठीक है। अनइवन सरफेस या कि स्लोपिंग ग्राउंड में चेनिंग की बात करते हैं तो इसमें दो मेथड से की जाता है। देयर आर टू मेथड फॉर गेटिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड, द डिस्टेंस अलॉन्ग द स्लोप इज मेजर्ड एंड देन एंगल ऑफ द स्लोप। सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे स्लोप के अलॉन्ग, फिर एंगल मेजर करेंगे। इसमें जो डी होता है वो एल कॉस थीटा होता है। डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ठीक है। स्लोपिंग और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 1/1 देन ए डैश, ये है ए डैश 50/n स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अलाउंस जो इन जनरल होता है वो होता है एल सेक थीटा -1। ठीक है। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अलाउंस। यहाँ पे चेन सर्वेइंग कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे कंपास सर्वेइंग। ओके, सो थैंक यू सो मच।